नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप समय समय पर हमारी उपयोगी वीडियो को देख सकें एवं आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स भी परचेज नहीं किए हैं तो आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर एवं हमने इसमें पॉलिटी सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए चलते हैं आंसर पर। नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत कि नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन के अवसर की समानता यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी आदि बनने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। लोकसभा व राज्य विधानसभा में मत देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। एक बार पुनः देखते हैं। लोक नियोजन के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी आदि बनने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। लोकसभा व राज्य विधानसभा में मत देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता लागू की गई है। दूसरा, भारतीय संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों या राज्यों की नहीं। यह एकल नागरिकता की विशेषताएं हैं। विदेशी, वे जो किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है विदेशियों को। नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। वर्णन भाग 1 अनुच्छेद 5 में किया गया है। संसद के नियम बनाने का अधिकार है। वर्तमान में सीएए, एनआरसी के माध्यम से नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है। अप्रवासी, ये भारत के नागरिक होते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं, उन्हें अप्रवासी भारतीय नागरिक कहते हैं। नागरिकता समाप्ति के आधार, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक, स्वैच्छिक त्याग, दूसरा, वंचित किया जाना, तीसरा, समाप्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकारना। यह नागरिकता समाप्ति के आधार हैं। मूल अधिकार, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य एवं मूल होते हैं, या वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। संविधान में वर्णन भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। संख्या इसकी 6 है। मूल अधिकार के उद्देश्य, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करना, भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अंत करना, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना, शिक्षा को बढ़ावा देना मूल अधिकार के उद्देश्य हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों को वर्णन के अंतर्गत जो एकल नागरिकता है, संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। विदेशी, वे जो किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों को प्राप्त हैं। नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान में सीए, एनआरसी के माध्यम से नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है। अप्रवासी, ये भारत के नागरिक होते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के कारण भारत से बाहर जाते हैं। नागरिकता समाप्ति के आधार में स्वैच्छिक त्याग, समाप्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकारना, वंचित किया जाना। मूल अधिकार, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य एवं मूल होते हैं, वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। संविधान में वर्णन भाग 3 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। मूल अधिकार के उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करना, भेदभाव, अस्पृश्यता का अंत करना, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना, शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके बाद का जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है, छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए, उसके लाभ हानि का वर्णन कीजिए।
तो आंसर डी, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। कहीं वर्तमान में अलगाववाद, क्षेत्रवाद की भावना थी प्रबल हो रही है। दिन प्रतिदिन छोटे राज्यों की मांग दिन प्रतिदिन उठ रही है। छोटे राज्यों से लाभ देखते हैं। जागरूकता तीव्र गति से बढ़ेगी। स्थानीय समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर होगा। प्रवसन की समस्या कम होगी। सत्ता का राजनीतिक विकेंद्रीकरण होगा। नागरिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। निजी क्षेत्र का विकास होगा। छोटे राज्य लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना में कारगर हैं। एक बार पुनः लाभ देखते हैं। जागरूकता में तीव्र गति से वृद्धि होगी। स्थानीय समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर होगा। प्रवसन की समस्या कम होगी। सत्ता का राजनीतिक विकेंद्रीकरण होगा। नागरिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। निजी क्षेत्र का विकास होगा। छोटे राज्य लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना में कारगर हैं। हानि है क्षेत्रीय संतुलन में वृद्धि होगी। सीमा विवाद बढ़ेगा। अंतर्राज्यीय गुटबंदी जैसी परिस्थितियां निर्मित होंगी। छोटे राज्यों के गठन की पश्चात हानियां हैं। नदी जल विवाद बढ़ेगा। असंतुलित राज्यों का बनना। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में पूर्वांचल, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र जैसे नए राज्यों की अलग स्वरूप में मांग चल रही है, जिससे अराजकता का माहौल बढ़ रहा है। उदाहरण है झारखंड से बिहार का अलगाव। खनिज व वनों की संख्या में कमी हुई। द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा झारखंड से बिहार के अलगाव में। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ वाला भाग विभाजन पूर्व भी नक्सल पीड़ित था, आज भी है। मूल्यांकन, यह सुझाव, छोटे राज्य भले ही सुनने में समस्या का समाधान है, बनने में समस्या का समाधान, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों की समस्या, झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता जैसे विषय नए राज्यों के गठन की आवश्यकता पर पुनर्विचार हेतु मांग करते हैं। छोटे राज्य भले ही सुनने में समस्या का समाधान है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों की समस्या, झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता जैसे विषय नए राज्यों के गठन की आवश्यकता पर पुनर्विचार हेतु मांग करती हैं। यहाँ पर हम आपको उपयोगी जानकारी देने की, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टामोजो पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिजनेस एजुकेशन पॉइंट नाम से। एवं अभी समय है कि आप हमारे नोट्स को बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप इन्हें बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक साइड मूल अधिकार, एक साइड राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उद्देश्य है, मूल अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके प्रावधान है मूल अधिकार के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, एवं इसके प्रावधान है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। मूल अधिकार का महत्व व्यक्तित्व का विकास, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है समाज का विकास। मूल अधिकार में यह न्याय योग्य है और नीति निर्देशक तत्व यह न्यायोचित नहीं है। स्रोत, मूल अधिकार का जो स्रोत है वह यूएसए से लिया गया है, और जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार के अंतर्गत राज्य की नकारात्मक भूमिका दर्शाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व यह सकारात्मक भूमिका को दर्शाते हैं। मूल अधिकार यह न्यायालय की प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार के प्रमुख अधिकार है समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, और इसके प्रमुख अधिकार है नीति निर्देशक तत्व की निःशुल्क विधि सहायता, अनुच्छेद 39 को, ग्राम पंचायत का गठन आदि इसकी प्रमुख नीति निर्देशक तत्व के प्रकार हैं। उपरोक्त बिंदुओं पर दोनों अधिकारों में कई अंतर हैं, स्पष्ट है, परंतु फिर भी दोनों साध्य एक ही हैं, जो कि राष्ट्र की एकता व समानता को स्थापित करती है। इसके बाद का जो प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय संविधान के भाग 20 के तथा अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है, जिसका उद्देश्य संविधान को प्रगतिशील एवं प्रासंगिक बनाए रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद द्वारा, पहला है साधारण बहुमत द्वारा, जिसमें उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों की आधी से अधिक संख्या 50% प्लस 1, उदाहरण अनुच्छेद 2, 3, 4, 105, 106 के उदाहरण है, इसके द्वारा साधारण बहुमत किया जाता है। एवं दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा, उपस्थित एवं मतदान प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा
संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों की सहमति संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए उपसंघ जैसे 7वीं अनुसूची में संशोधन, राष्ट्रपति का निर्वाचन संशोधन, जीएसटी आदि। जिस प्रकार देखा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों की आधी से अधिक संख्या जिसमें 50% वन उदाहरण अनुच्छेद 2, 3, 4, 105, 106 का गठन इसी बहुमत के आधार पर किया गया है साधारण बहुमत द्वारा। और संसद के विशेष बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मतदान प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा एवं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों की सहमति संघात्मक ढांचे से जुड़ी उपसंघों में जैसे इसके उदाहरण 7वीं अनुसूची में जब संशोधन किया गया था तो इसी प्रकार से किया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन संशोधन, जीएसटी आदि के संशोधन भी इसी के आधार पर किया गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना में मीडिया की भूमिका बनाते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र में पहली प्रहरी की भूमिका निभाती है। प्रिंट समाचार पत्र, इसके प्रकार है प्रिंट एक समाचार पत्र, दूसरा है सोशल फेसबुक व्हाट्सएप, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी आदि के द्वारा सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना में मीडिया की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकार है इसके 3, प्रिंट समाचार पत्र, दूसरा सोशल फेसबुक व्हाट्सएप, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका जनसामान्य को लोकतांत्रिक मूल्यों यथा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व से अवगत कराना जिससे राजनीतिक चेतना का विकास हो। लोकतंत्र भूमिका की मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, अमानवीय कृत्यों का सामाजिक बहिष्कार करना, राजनीतिक और प्रशासनिक उदारता तथा निरंकुशता पर नियंत्रण करना। मीडिया शासन की सही नीतियों का समर्थन तथा गलत नीतियों का विरोध करती है। मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। आप हमारे इस वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं, किस प्रकार से आंसर लिखे जाते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। लोकतंत्र भूमिका मीडिया की भूमिका जनसामान्य को लोकतांत्रिक मूल्यों तथा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व से अवगत कराना जिससे राजनीतिक चेतना का विकास होता है। जनता को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, अमानवीय कृत्यों का सामाजिक बहिष्कार करना, राजनीतिक और प्रशासनिक उदारता तथा निरंकुशता पर नियंत्रण करना, मीडिया शासन की सही नीतियों का समर्थन तथा गलत नीतियों का विरोध करना। मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। मीडिया की आलोचना वर्तमान में मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के स्थान पर आर्थिक मूल्यों से प्रेरित होने लगी है। विज्ञापन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के साथ मिलकर कार्य करती है। उदाहरण पेड न्यूज। मीडिया का पहला कार्य सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाना है, लेकिन अब मीडिया सनसनी फैलाने जैसे कार्य कर रही है जिससे टीआरपी बढ़ सके। मीडिया वर्तमान में शहरोन्मुखी हो गई है जो खबरें दिखाने के बजाय विभिन्न वर्गों के लिए मनोरंजन का साधन बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय चैनलों पर ग्रामीण क्षेत्र की खबरें मात्र 2% ही होती हैं। सुझाव: मीडिया के लिए आचार संहिता बनाई जाए। अपना इसकी मीडिया की आलोचना में देखते हैं। वर्तमान में मीडिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के स्थान पर आर्थिक मूल्य से प्रेरित होने लगी है। विज्ञापन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के साथ मिलकर कार्य करती है। उदाहरण पेड न्यूज आदि। मीडिया का पहला कार्य सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाना है, लेकिन अब मीडिया सनसनी फैलाने जैसे कार्य कर रही है जिससे टीआरपी बढ़ सके। मीडिया वर्तमान में शहरोन्मुखी हो गई है जो कि खबरें दिखाने के बजाय विभिन्न वर्गों के लिए मनोरंजन का साधन बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय चैनलों पर ग्रामीण क्षेत्र की खबरें मात्र 2% ही थीं। सुझाव है मीडिया के लिए आचार संहिता बनाई जाए, स्वतंत्र छात्र दल का गठन किया जाए चाहिए, प्रेस अधिनियम को पूर्ण न्यायिक दर्जा दिया जाए, मीडिया संगठनों में लोकपाल की नियुक्ति, मीडिया संबंधित शिक्षण संस्थाओं में नैतिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्षतः मीडिया वर्तमान में कई सारे दोषों से युक्त है, परंतु लोकतांत्रिक समाज में इनकी भूमिका अपरिहार्य है। इनकी कमियों में सुधार की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें हमने मीडिया के आलोचनात्मक कार्य के बारे में भी वर्णन किया एवं साथ ही साथ हमने संविधान से संबंधित कई प्रश्नों को देखा। तो आप
हम ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करती रहें ताकि आपको समय समय पर हमारी ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है और हमने सभी पक्षों को उसमें कवर किया है। और आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 500 रुपये में उपलब्ध है, जिससे आपको 5000 प्रश्नों का समावेश आपके पास हो जाएगा। एवं आप हमारी अधिनियम की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मात्र 100 रुपये में आप प्राप्त कर सकती हैं। तो यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।